बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली और हमारे इस स्पोर्ट्स शो की मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। 29 अप्रैल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए। उनकी पेंशन है वो फी ज़माना महंगाई के दौर में नहायत कम है और इसमें पिछले कई सालों से इजाफा नहीं किया गया। मेरे साथ उस वक्त भी अज़हर खान थे, उन्होंने तजावीज़ दी और क्रेडिट उनको जाता है कि वो हम आवाज़ होकर मेरे साथ उन्होंने बड़ी टेक्निकल और बड़ी दर्दमंदाना अपील की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हमारी आवाज़ जो थी उसकी भी एक ताकत थी और गुज़श्ता कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब रमीज़ राजा ने बनफ़्से नफीस ऐलान किया कि वो 1 लाख रुपया फ़ी कस इजाफा कर रहे हैं पेंशन में। वो खिलाड़ी जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला या 10 से ज़्यादा खेले हैं, अब वो माला माल हो जाएंगे। और जो क्रिकेटर ऐसे भी थे जिनको शदीद माली परेशानियां थी और वो इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़ा खातिर रखते हुए जा मुतालबे नहीं करते फिरते थे, उनको एक बूस्ट मिलने वाला है। उनको अगर कोई हेल्थ कवर था या नहीं था, मुझे लगता है कि 1 लाख की एक माकूल रकम है जिसका इजाफा उनकी तनख्वाह में होगा। मुबारकबाद होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और ख़ास तौर पर रमीज़ हसन राजा साहब को। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अज़हर खान साहब। पहले तो राज साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो न्यूज़ है डिस्क्लोज की, और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो ये इक़दाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है ये तो अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और इसका तमाम चेहरा और इसकी तमाम जो क्रेडिट है वो चेयरमैन पीसीबी को और उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी जाता होगा, क्योंकि दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इतनी ही जबरदस्त न्यूज है कि पाकिस्तान की 75 इयर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी चेयरमैन ने इस तरह का इकदाम जो है फॉर एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है और वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनकी 3 कैटेगरीज है, उसमें 1 लाख रुपए का इजाफा, दैट इज आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये चीज पहले कभी इवन के अपनी किताबों में भी नहीं पढ़ी, अपने हालात को देखते हुए भी नहीं ये सोचा था कि कभी इस तरह की ये अचीवमेंट जो है क्रिकेट बोर्ड वो करेगा। और इसका तमाम चेहरा, तमाम क्रेडिट शुड गो टू द चेयरमैन एंड हिज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत ही जबरदस्त इक़दाम है, और इस तरह की जो सब्सटेंशियल इंक्रीज है उससे मैं समझता हूँ कि आने वाले क्रिकेटर्स के भी हौसले जो है वो बहुत बुलंद होंगे। मैं समझता हूँ राज साहब के तमाम दोस्तों की काविश और उनकी कोशिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये इक़दाम है, इससे मेरे ख्याल से जो क्रिकेट एज ए गेम है ना, उसको बहुत ही एक अच्छा तासुर जो है वो गया होगा दुनिया क्रिकेट में। देखिए, हम हमसाये मुल्क की बात करते थे कि वहां पर जो क्रिकेटर्स की वेलफेयर के लिए बहुत कुछ होता है, मगर रमीज राजा साहब ने जो ये इक़दाम किया है, जो ये डिसीजन लिया है और इसकी जो एग्जीक्यूशन हुई है और इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और वो लोग जो कि बहुत ही जरूरतमंद थे और जो बड़े हैंड टू माउथ रह रहे थे, जॉब्स नहीं थी, 60 साल के बाद कोई काम करने के काबिल नहीं थे, तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और मैं समझता हूँ कि उन तमाम क्रिकेटर्स की दुआएं, उनकी विशेष और उनकी जो ये इस इक़दाम से जो उनके घर में जो खुशहाली आएगी, जो एक सेल्फ कंटेनमेंट जो है वो आएगी, मैं समझता हूँ वो दुआएं और वो जो जिस तरह वो रमीज राजा साहब के लिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुशहाली के लिए जो वो दुआएं करेंगे, वो अल्लाह ताला के हुजूर में बहुत असर रखेंगी। और राजा साहब, मेरा ये मैसेज प्लीज प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर पहुंचाइए कि जितने भी एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो पेंशन याफ्ता हैं, वो आपके इस इक़दाम से इतने खुश हैं कि वो अपने जो अल्फाज हैं वो बयान नहीं करते। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अज़हर खान। और अब हम बात करेंगे जनाब तारिक रहीम से।
तारिक रहीम साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी, जिसमें क्रिकेट कमेंट्री भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। श्रीलंका ने अच्छा रजिस्ट किया। श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच था, इसमें एक मौके पर एक वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था कि बांग्लादेश बाजी ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक पार्टनरशिप लग गई। यहाँ पर जो अहम नुकता है वो है तमीम इकबाल, मुशफ़िकुर रहीम और शकीब। ये बड़े क्रिकेटर हैं, आलमी सतह के क्रिकेटर हैं। ये 10-12 साल से ऊंची परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पे। क्या वजह है कि बांग्लादेश जो है ऊपर नहीं आ रहा? ये बात, इस पर हम बात करेंगे। बेन स्टोक के हवाले से कप्तानी की तब्दीली हुई, इनको कप्तान बना दिया गया है। जॉ रूट्स को सबकदोश कर दिया गया है। उसकी वाहिद वजह ब्रॉड एंडरसन को उन्होंने ड्रॉप किया था ड्यूरिंग द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, जहाँ पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस पर बात करेंगे। खबर है कि न्यूजीलैंड ने प्रपोज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो ट्राई नेशन T20 सीरीज़ उनके मुल्क में खेलें, जो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड उसको कबूल कर लेगा, क्योंकि अक्टूबर में जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए एक आसानी हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जून में वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान आ रही है, यानी अगले माह। ये भी एक अहम खबर है। इसके अलावा जो हम सब के लिए और आपके लिए भी सदमे की और गम की खबर थी, वो एंड्रू सैमंड की वफात से मुतल्लिक है। उनकी गाड़ी का तसादुम हुआ और मौके पर वो जाँ बहक हो गए। तारिक साहब, जो एंड्रू सैमंड का सानिया हुआ, जिसके नतीजे में उनका इंतकाल हुआ, बड़ी अफसोसनाक खबर है। बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। एंड्रू साइमंड्स एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे, बड़े कैशिंग बैट्समैन थे, ऑलराउंडर थे। ही हैड अ लॉट टू गिव टू क्रिकेट। बेचारे 46 इयर्स के थे। इनका, आई मीन, अपार्ट फ्रॉम हिज इमेंस टैलेंट एज अ क्रिकेटर, इनका सिंड्रोम जो है वही था जो जेसी राइडर का था। अब आप देखें कि 2012 तक ये क्रिकेट खेलते रहे हैं और उनकी जब डेथ हुई है एज 46 थी। इसका मतलब है बहुत कम उम्र में इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो जितना टैलेंट इनमें था वो उसको पूरा नहीं कर सके। देखिए, तारीफ करनी होगी उस सिस्टम की। 2.5 करोड़ के नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है ऑस्ट्रेलिया की। कैसे कैसे क्रिकेटर उन्होंने पैदा किया। जैसे अभी अब कह रहे थे 36 साल की उम्र में उसका कैरियर ओवर हो गया, हालांकि अब तो लोग 40 से ऊपर जाकर भी खेलते हैं। कचौके लगे हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को। शेन वॉर्न चले गए, मार्श चले गए, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, खासतौर पर शेन वॉर्न की, और वो अनएक्सपेक्टेडली सारा कुछ हुआ। बहरहाल उनके जाने का सबको बड़ा कलक है। अब आ जाइए, हम जरा अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज आने वाली है। पीसीबी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि मुल्तान में 3 वनडे होंगे अगले महीने। इतनी गर्मी होगी, कुछ खबरें आ रही हैं कि 5 बजे के बाद मैच होंगे। गर्मियों में वैसे जून के महीने में मुझे क्रिकेट खेलने का, क्लब क्रिकेट खेलने का इत्तेफाक है। लोग बाहर से आवाजें लगाते थे, लेकिन ये सुप्रीम क्रिकेट है, यहाँ पर सुना है कि कुछ ऐसे लिबास के साथ कुछ गैजेट्स लगा दिए जाएंगे जिससे वो ठंडी हवा या उसके झोंके जो हैं वो महसूस कर सकेंगे खिलाड़ी। तो ये वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है जून में खेलने की। ये बिल्कुल आपने सही बात की। मुझे याद है a few months ago एक चैनल ने मुझे इंटरव्यू किया था इसी मौजू पे, जब इनका टूर जो है वो पोस्टपोन हो गया था और इनको वापस जाना पड़ा था वेस्ट इंडीज को। तो उन्होंने पूछा कि जून में कौन सी क्रिकेट होती है। तो मैंने कहा हो सकता है मीरपुर में खेलें या मुजफ्फराबाद में खेलें, क्योंकि वहाँ मौसम थोड़ा बेहतर हो सकता है। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि मुल्तान में होगा, मैंने तो सुना था कि पिंडी में ये गालिबन मैचेस करेंगे। वो और वजूहत है जिसकी वजह से वो कोई टर्बुलेंस है, कोई हमारी सियासी पॉइंट। अच्छा, ठीक है। तारिक साहब जी, मैं कोयटा बात कर रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे मैं तो पंखा लगाने की जरूरत भी नहीं, तो कोयटा में भी हो सकता था, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें भी कुछ रुकावटें हैं जो आप भी जानते हैं, वक्त के साथ जी हाँ। बहरहाल ये मौसम तो नहीं है क्रिकेट का। आपको शायद याद होगा कि एक दफा बांग्लादेश की टीम आई थी पाकिस्तान, और अगस्त में उन्होंने टेस्ट मैच खेला था उधर मुल्तान में, और बहुत गर्मी थी। हम लोग गए थे उधर, बुरा हाल प्लेयर्स का भी हो गया और मीडिया कमेंटेटर्स वगैरह का भी। तो ये वाकई ये मौसम नहीं है क्रिकेट के लिए। मगर अब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इतनी टाइट हो गई हैं
कि बोर्ड जो है वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कुछ ना कुछ क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि इंडिया ने भी अब टूर करना है, एक टेस्ट मैच खेलने के लिए। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा ये सही था या गलत था, कोविड का बहाना करके इनके बहुत सारे खिलाड़ी तितर-बितर हो गए थे आईपीएल खेलने के लिए कि हमें जो है ना वो ये खर्चा है कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए, और एक टेस्ट मैच जो है वो नामुकम्मल हुआ ही नहीं था। अब वो खेलने के लिए इंग्लैंड का दौरा करेंगे, न्यूजीलैंड ने भी टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। एंड बेन स्टोक इज बैक बिकॉज ही इज मोर एग्रेसिव। डू यू थिंक कि वो रूट के मुकाबले में ज्यादा एग्रेसिव है? डेफिनेटली अभी हाल ही में जो उन्होंने बैटिंग की थी, गालिबन 13 छक्के लगाए थे, तो ये उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है, वो जो रूट जो कि एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, उनसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ है रूट के लिए भी, दैट ही इज नो लॉन्गर द कैप्टन बिकॉज ही इज सच अ गुड बैट्समैन और ही हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू द इंग्लैंड टीम। तो वन होप्स ये जो दो फास्ट बॉलर्स को वापस ले आया है, ब्रॉड और एंडरसन को, ये बहुत जरूरत थी। आई मीन इतने आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स जिन्होंने कितने बरसों से इंग्लैंड की खिदमत की है, उनको इतना अनसेरेमोनियसली वेस्ट इंडीज टूर से बैन या ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि इट इज गुड फॉर क्रिकेट कि स्टोक्स जो है वो ही इज बीन आस्क्ड टू लीड इंग्लैंड, और रूट जो है वो ही कैन कंसंट्रेट ऑन हिज बैटिंग। इसको फर्दर इस पे रोशनी डालें। बांग्लादेश की जो टीम है उसने बड़े अच्छे मार्क के सर किए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन अब ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि 3 सरकर्दा प्लेयर्स, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने तमीम का जिक्र किया, मुशफीक का जिक्र किया। जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। ऑल्दो इंडिविजुअल लेवल पे इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। तमीम की आपने बात की, ये हालिया टेस्ट मैच में उन्होंने 130 रन बनाए। हाँ। फिर मुशफिक जो है वो उन्होंने सेंचुरी बनाई। शाकिब जो है वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। एक दो और प्लेयर्स भी हैं, मगर मेरे ख्याल में उनके पास पोटेंशियल है और नए क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, और ये दिस विल बी अ बेटर टीम। ये वर्ल्ड बीटर्स नहीं होंगे, मगर एट द सेम टाइम इनकी काफी रिस्पेक्ट होगी इन द कमिटी ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट, और ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई साउथ अफ्रीका के, सबको हैरान कर दिया। अच्छा, इसमें तारिक साहब आप उधर हट के दूसरी बातें कुछ कर लें। मैं अपने सामने को ये बताना चाहता हूँ कि तारिक रहीम साहब जो हैं ये वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, और लाहौर की एक बड़ी मारूफ फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये लाहौर में रहते हैं, पक्के लाहौरी हैं, और मुझे ये शरफ हासिल है कि इनके साथ मैंने मुताबिक मुल्कों के फॉरेन टूर्स किए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका 2 मरतबा गए, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत का बहुत बड़ा दौरा किया। तो बड़ी खूबियां इनकी सामने आई। तारिक साहब जो हैं ये फॉरेन ट्रैवलिंग के कल्चर को समझते हैं, हर चीज इनसे सीखी जा सकती है। बुला के आप तारिक साहब कफायतशार भी हैं, वैसे ये भी आपसे फन सीखा, कंजूस बिल्कुल नहीं, आप दरियादिल भी नहीं है, लेकिन वो दरमियानी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हमारी जो तारिक साहब ये की जो कमेंटेटर्स की फ्रेटर्निटी है, इसमें शाखर्स भी हैं इसमें और कफायतशार भी हैं। ये एक तबका है। हम जब टूर करते हैं तो ये जरा बताइए ना, जब अब रेडियो के जो सामीन है, जब हम बाहर जाते हैं, जो आप ट्रैवलिंग के दौरान मुझे आपने गाइड किया बाज़ मौके पर फ्लाइट्स में और होटल स्टे में, और किन से मिलना है किन से नहीं मिलना, थोड़ा सा जरा ये भी 2-3 मिनट के लिए बताएं ना हमारी यंगस्टर्स को। आपका तो तजर्बा कराना मशादा ढाइयों तक फैला हुआ। देखिए राजा, बात यह है कि जब आप फॉरेन टूर पे होते हैं, एंड पर्टिकुलरली अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन या रेडियो पाकिस्तान के लिए कवर करते हैं, तो आप एक लिमिटेड बजट पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के चैनल्स भी हैं, प्राइवेट चैनल्स, जहां पर ये जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद ही वो बेयर करते हैं, तो आपको इसकी परवाह नहीं होती। सो आपको मैनेज करना पड़ता है। ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कफायतशार, ये मैं इसको अग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में कि हम हमेशा वी हैव गुड टाइम, हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अच्छे होटल्स में ठहरते हैं,
और एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैनेज जरूर करते हैं, किफायतशारी का एलिमेंट इसमें नहीं है। देखिए, जैसे मैं समझता हूँ कि रेहान साहब जो हैं वो बड़े साहिब हैसियत हैं, कफायतशार हैं, एहतशाम कफायतशार हैं, हसन जलील कफायतशार हैं, आप कफायतशार हैं। मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं कर रही, नेगेटिविटी नहीं, इससे सीखा जा सकता है आपसे। आपका बहुत तरह का है, यानी आपका एज में भी और एक्सपीरियंस में एक्सपोजर के बाद, बल्कि मेरे ख्याल में अगर कफायतशारों की कोई एसोसिएशन बनाई जाए तो आप उसके बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। बहुत कुछ आपको सेक्रेटरी बना देंगे उसका। हाँ, ये आपकी मेहरबानी अगर आप मुझे इसका वैसे बात में अगर देखा जाए तो जो आपसे भी सीनियर हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, फिर चिश्ती साहब, ये जरा और तरह के हैं, ये हमसे बड़े हैं और उनका वो बड़ापन, उनकी वो एटीट्यूड से लगता है। हमीद अख्तर साहब गुजारा के इस हवाले से बैठने में, उठने में, गब्बाजी में, फिर मरहूम शहजाद हुमायूं साहब, तारिक बुच्चा साहब, फिर तारिक राज हैं, फिर और ऐसे कुलीग भी जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे। इनके साथ ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और वो जो एक रेडियो पाकिस्तान का एक तरीका कार है ना कि आपने ट्रायल बुकिंग करनी है, फिर BAAAOS, अब तो बकौल शख्स से थे और बी जो है वो भी कमेंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी चीज आम हो गई है। रेडियो पाकिस्तान का तो बड़ा अभी तक माशाल्लाह एक सिस्टम है जो चल रहा है। मेरे ख्याल में ये जो एक स्टैंडर्ड था, इसने बेहतरीन लोग दिए। 70s तो क्लास थी, उसको फॉलो करने की कोशिश की प्रोड्यूसर्स ने, और जो ऊपर के लेवल पर स्टेशन डायरेक्टर हजरात थे कि जनाब ये इस चीज का होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट करेंगे। इसी वजह से आप जैसे लोग हमें मिले, हमने भी इसको फॉलो किया। अच्छा, बड़ा टफ टाइम होता था तारिक साहब, जब आप आए होंगे तो उमर कुरैशी, जमशेद मार्कर, इफ्तिखार अहमद, चिश्ती मुजाहिद थे। जब मैं आया हूँ तो अरूज पर थे हसन जलील साहब, मुनीर हुसैन, इदरीस साहब, हमीद अख्तर साहब, ये सारे उस वक्त एस्टैब्लिश थे। और आप इस पे दूसरी राय नहीं कर सकते कि तारिक बुच्चा साहब का बड़ा एक मुकाम था। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज थी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि जो लोग सुनते थे कहते यार हम इस तरह के नहीं हो सकते, ये अगर कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी चीजें ईज डाउन नहीं होगी। पहली तो बात है कि रेडियो पाकिस्तान की जितनी कंट्रीब्यूशन है ना फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, वो तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे याद है कि कुछ ऐसे दौरे हमने किए हैं जो दुनिया में कोई और टीम्स जो हैं वो अपनी पैनल ऑफ कमेंटेटर्स नहीं भेजती थी, मगर रेडियो पाकिस्तान हमेशा हुआ करता था। पूरी दुनिया में रेडियो पाकिस्तान जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया करता था, और ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी। और मेरा ख्याल है रेडियो पाकिस्तान ने जितना क्रिकेट को प्रमोट किया है, ये तो शायद किसी और रेडियो सेटअप ने इस एक्सटेंट तक नहीं किया, नॉट इवन ऑल इंडिया। तारिक रहीम साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट फैसिलिटी को, क्रिकेट फॉलोअर्स को रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री के हवाले से जो खदमात हैं और उसने जिसको फरोग दिया है, इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, ममनून होना चाहिए। इसमें गाहे गाहे मैं ये अपना फर्ज अदा करता रहता हूँ, एक कारकुन की हैसियत से, कमेंटेटर की हैसियत से, लेकिन ये चीजें जो हैं ये ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। जो चेयरमैन मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड है नमीज आजा साहब, जो उनके साथ जो लोग हैं, कि इनको आपको फख्र होना चाहिए कि रेडियो, मैं तो आपको पता है किसी हद तक मार्केट का मेरी आवाज है, मुझे दूसरे चैनल भी बुला लेते हैं, लेकिन मेरी जो एसोसिएशन है और मेरा जो मेरे लिए बायसे फख्र और आपके लिए भी वो रेडियो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो लोग दूसरे चैनल ने की है रेडियो कमेंट्री, उनको भी हम आला शेरी देते हैं, लेकिन क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का एक नॉन कमर्शियल और एक अवामी खदमत का दायरा है, इसकी बात और है। तो अब इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो आपने पॉपुलराइजेशन के हवाले से बात की, रेडियो की जो कंट्रीब्यूशन है, ये अगर कोई समझे तो समझने वाली बात है, तो उन पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए ना आप। देखिए, रेडियो जो है वो एक बहुत क्या कहना चाहिए, ऐसा इदारा था कि हर जगह उसकी रिस्पेक्ट थी। यू नो, सर्विंग ऑन द रेडियो या रेडियो की मुलाजमत करनी या रेडियो के साथ एसोसिएट होना, ये बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता था। और बिल्कुल ये आसान नहीं था कि आप रेडियो में चले जाएं। यू नो, द मोमेंट आप जाते थे वहाँ रेडियो पे और कहते थे कि मैंने फलां प्रोग्राम करना है, वेस्टर्न म्यूजिक करना है, न्यूज पढ़नी है, क्रिकेट कमेंट्री करनी है, तो वो आपको बड़ा गहरी नजर से देखते थे और असेस करते थे कि आपका तलफ़ुज़ कैसा है, आप नॉलेज कैसा है,
आपकी फ्लो कैसी है, और फिर बड़े वो एक आप जब ये सारी चीजों में टिक कर लेते थे तो फिर रेडियो आपको एक्सेप्ट या एक्नॉलेज करता था। कुछ मैंने देखा कि ऐसे चैनल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल इन बातों का ख्याल नहीं रखते जो कि रेडियो पाकिस्तान अभी तक रखता है। और यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इसलिए इतना बेहतर है कि उधर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। ये थे जनाब तारिक रहीम। इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा हम आइंदा प्रोग्राम में पेश करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं जो खवातीन की क्रिकेट है पाकिस्तान में। अरसे के बाद श्रीलंका की खवातीन की जो टीम है वो पहुंच चुकी है कराची, और वहां पर 3 T20 और 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की कप्तान है। हम जनरली बात करते हैं शम्सा हाशमी पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट है उसकी शुरू ही से खिलाड़ी की हैसियत से, मुंतजिम की हैसियत से हिस्सा रही हैं। आप क्या समझती हैं? वैसे तो ये सीजन ऑफ है, कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मदद फराहम करेगा श्रीलंकन वुमेन को, और क्या हमारी जो वुमेन क्रिकेट है उसको ये सीरीज बूस्ट करेगी? राजू साहब, बेसिकली आईसीसी जो क्वालिफायर सीरीज होती है उसका एक हिस्सा है, और डेफिनेटली जो टाइम स्लॉट अवेलेबल होता है उसमें आपने जो आपकी विजिटिंग टीम है उसका भी अवेलेबिलिटी जो है वो देखनी पड़ती है। तो आई थिंक कि प्लेयर्स जो है वो प्रोफेशनल हैं और वेदर कंडीशन जो है ऑल्दो थोड़ी टफ है, बट ये नहीं है कि उसमें खेल नहीं सकती है। हमारी लड़कियां ऐसे सीजन में खेलने की आदी हैं, और श्रीलंका में भी ह्यूमन कंडीशन भी होती है, तो आई थिंक कि दोनों टीमों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ ट्रायल्स भी हुए हैं, मुख्तलिफ जो एसोसिएशन है वुमेन की, उनके जेर इंतजाम, तो अच्छी बात है कि नया टैलेंट एक्सप्लोर करने की एक कोशिश की जा रही है। ये फरमाइए कि हमारी जो रिसेंट परफॉर्मेंस सही है वुमेन क्रिकेट की को बहुत ज्यादा हौसला अफजाई नहीं रही, लेकिन एक बात खुशाइंद है कि एक दूसरा शोबा है क्रिकेट कमेंट्री का, उसमें खवातीन आ रही हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, फिर कुछ प्राइवेट लीग्स में भी इनको मौके मिल रहे हैं, तो ग्रेजुअली दे आर कमिंग अप। लेकिन काफी अर्सा हो गया, 30-35 बरस से क्रिकेट हमारी रेगुलराइज हुई है। फिर वुमेन विंग बन गया 2005 या 4 में, तो काफी इसको अब शब-रोज ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो वही स्टैटिक है जहां हम पिछले 4-5-6 साल से देख रहे हैं इन्हें। आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। इसमें राजा साहब सबसे बड़ी बात जो है वो आई बिलीव इन अकाउंटेबिलिटी। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी इन प्लेस नहीं करते इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस और उनके लिए गोल्स नहीं सेट किए जाते, लेट्स से अभी 80 ODIs खेल के भी अगर हमारी अनफॉर्चुनेटली एवरेजेस जो हैं वो 12, 18, 19 हैं, तो दैट इज अनफेयर। तो आई थिंक दैट इज हाई टाइम कि अगर यही एवरेजेस बनी है तो हम बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका दें, और खासतौर पे इस दफा भी आई बिलीव कि ये जो चेंजेस होती है इससे कुछ प्लेयर्स जो ऑफ कलर हो जाते हैं उनके लिए भी एक ये साइन होता है, वेकअप कॉल होती है, शेकअप कॉल होती है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस एंड टू फाइट बैक एंड टू कम अगेन। बड़े क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि जो तानिया मलिक हैं बड़ी क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब उनको एक अरसा हो गया, कभी उनकी तरफ से किए गए इकदाम सामने आने, उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल में। अगर मैं उसको अज्यूम कर लूँ या प्रीज्यूम भी कर लेता कि जो आने वाला वो समझता है अगर मैं कुछ ज्यादा काम करूंगा तो नजरों में आ जाऊंगा, और अगर नहीं करूंगा तो शायद वो जो स्टेटस को जो हमारे कल्चर का हिस्सा है इसको वैसे ही चलते रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई इतनी तब्दीली, जो खुशगवार तब्दीली मैं तवक्को कर रहा था, दूसरे लोग तवक्को कर रहे थे, वो वुमेन क्रिकेट के हवाले से को सामने आई है। आप इससे एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं? और देखिए, ये हर एक का एक पर्सनल अंदाज होता है, अपना अपना अंदाज होता है काम करने का। व्हाटएवर योर प्लान्स आर यू नीड टू एग्जीक्यूट, और आप अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप उनको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि आपने एक साल एक प्लान की तो फौरन आपको 6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाए। इट टेक्स टाइम। तो आपके कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म डेफिनेटली प्लान्स होते हैं और जिनको सस्टेनेबिलिटी दरकार होती है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक मैनेजमेंट के साथ आपने कोई चीज प्लान की और जब उसके एग्जीक्यूशन का वक्त आया तो एक दूसरी मैनेजमेंट सामने आ जाए जो ये पिछले सब का किया धरा जो है वो उसको खत्म कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द डायलेमा इन आवर कंट्री
कि हम जो टीम एक काम कर रही होती है, जब वो जाती है तो नई टीम आकर उसके काम को बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करती है, जस्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज व्हिच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड फॉर द डेवलपमेंट। शुक्रिया शम्सा हाशमी। ये थी शम्सा हाशमी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबिक सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर रही। इसके अलावा ये पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन भी है। लाहौर जो है, यहाँ पर जो गर्मियों में क्रिकेट है वो भी कल्चर का हिस्सा है। मुस्लिम जिमखाना जिसके रूए रवां मियाँ मोहम्मद असलम है, जो कि ICC के साबिक अंपायर हैं, वो आजकल भी टीम को लेकर मुख्तलिफ मैदानों में जाते हैं और फ्रेंडली और टूर्नामेंट के मैचेस खेलते हैं। ये जो गर्मी की शिद्दत है ये मई और जून में अरूज पर होती है। किस तरीके से ये क्रिकेट खेलते हैं, किस मट्टी के ये बने हुए हैं और इनको असर क्यों नहीं होता, ये हम भी जानते हैं, लेकिन इनसे जानते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मुझे सुनने में ये आया कि आप लड़कों को लेकर तो मैदान में उतरे हुए हैं और ये 40-45 डिग्री जो है आप पर कोई असर नहीं डाल रहा। बात ये कि जो भवरियों पहले लीग होती थी ना, वजीर अली लीग, जी वो तो सारी गर्मी जून जुलाई में होती थी, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये मामले हफ्ते को मैच खेल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है जी, बुध को शदरे में खेल रहा है। अच्छा जी। मतलब है आज हमारे बच्चों का मैच है, तकीर डार जो संडार उसका बेटा है, अच्छा उसने जो डिफेंस में अकेडमी बढ़ाई है, ठीक। तो अभी हम 2.5 लड़कों को लेके वहां पे जा रहे हैं। नहीं तो वो दोनों मैच अपने पूरे दिन के खेले हैं। लेकिन बड़ा देखें मियाँ साहब, मीडिया पे आ रहा है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है। बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो आप ये बताएं कि फिर पानी का या फिर वो क्या बंदोबस्त करते हैं गर्मी से बच्चे के लिए? क्या इनके साथ जी वो लेके जाते हैं अपना क्या कहते हैं ORS वगैरह बकायदा, और तकीरदार जो है वो खुद भी वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा। हालांकि वो हकीकत ओलंपियन है, उन्होंने भी काफी बंदोबस्त किया होता है। ये ORS का और पानी का बेहतरीन किस्म का इंतजाम होता है। ये LGC ये जो कॉलेज है, LGC जो कॉलेज है, अच्छा जी, डिफेंस में, ठीक है। तो बात यह है कि अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होना तो हमारे बच्चे माशाल्लाह सारे, कोई एक भी बंदा बीमार नहीं हुआ। आपकी बेगम साहिबा हैं, उन्होंने आप आगे नहीं खींची कि आप गर्मी में करने का जाते हैं बाहर? अगर आपको उन्होंने मुझे कई दफा कहा है, लेकिन मैं तो जब रमजान में कीनिया गया था, बाद में वापस आया हूँ, तो रमजान के फौरी बाद हमने अभी तक कोई तकरीबन यकीन करे या ना करे को 9 मैच खेले हैं। कराची में 2 नौजवान जो है, मेरी बात सुनिए, ऐसा मेरी बात सुनिए, कराची में 2 नौजवान जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं गर्मी में खेलते हुए, तो आपको डर नहीं लगता? डर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब हमारा कल्चर चेंज हो चुका है। अब लड़के जो है ना आपको 2-3 बजे तो सोते हैं, तो सुबह उनके लिए उठना, फिर बगैर नाश्ते के ग्राउंडों में आ जाना। आप यकीन करें कई लड़कों को नाश्ता मैं खुद कराता हूँ सुबह। क्या पाए खाते हैं, क्या क्या खाते? नहीं ये चने नान बस, और क्या कुछ भी नहीं। अच्छा। सारी उम्र हमने वही खाया, चने नान ली। एक तरह से बड़े प्लेन बगल मुंह से लेकर इंतजामुल तक ये सारे मिनटों बार में इस्लामुद्दीन भी बहुत नान हलीम खाते रहे। बहुत खाता था। अब ये है कि अब लड़के जो है वो भी मम्मी डैडी हो गए हैं, और आगे जो हमारी लीग होती थी ये जूनियर लीग अंडर 19, ये 15 सितंबर से शुरू होती थी। आप सारा पिछला रिकॉर्ड निकाल ले। मैं खुद खेलता रहा हूँ, हम जब खेलते थे तो लोग बाहर से नारे लगाते थे कि ये पागल है, ये जून में खेल रहे हैं। इस मरले से हम गुजरे हुए हैं। लेकिन कुछ एक दफा LCC में मैच खेल रहे थे गर्मी में, ये 2 साल की बात है, तो FC कॉलेज के लड़के ऊपर बस पे बैठे हुए थे, हमें नारे लगा रहे थे। लेकिन अब वो क्रिकेट का जुनून खत्म हो गया। अभी देखे ना लाहौर के अंदर का ट्रायल हुए हैं, वहाँ पे पूरा पाकिस्तान आ गया। हालांकि वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने 10 लड़के रखने हैं, वो भी अपनी मर्जी के रखने हैं, तो वो तो कमर्शियल बनाते हुए चला रहे हैं ना क्रिकेट को। नहीं, लेकिन मैंने इस वक्त जो मियाँ असलम साहब आपसे यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वो वक्त था कि जैसे वो ऑल एक्टिविटी कोई नहीं होती थी। अब नौजवानों के लिए 1000 एक्टिविटीज और हैं, जैसे आप मम्मी डैडी कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और फिर ये रेस्टोरेंट एक्टिविटीज फेसबुक की है। हाँ, और फिर इसके बावजूद ये जो गर्मी के अंदर निकल कर अपने आप को एक तकलीफ दे माहौल में क्रिकेट जैसे खेल के अंदर मसरूफी अमल करना है, ये बड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं भी आज भी 3-3.5 बजे नाटे पे पहुंच जाता हूँ। अच्छा जी। वहाँ पे ना पानी है, ना घास है, ना कोई कमरे का इंतजाम है। ये मंटो पार्क में 20 दरवाजे दिए हैं, एप्लीकेशन दी है ये स्पोर्ट्स बोर्ड को। चीफ मिनिस्टर का जो मिनिस्टर था तमूर भट्टी, उसको मैं मिला,
वो तो जा चुके हैं ना। अब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। चलिए मैंने सिर्फ ये एक फीलर लेना था मियां असलम साहब आपसे, हमने कीमती वक्त जी जी और आपकी आवाज सुनाना भी मकसूद था, और अच्छी बात है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन बीच में ब्रेक दे दिया करें 12 बजे के बाद, और फिर 4 बजे शुरू कर दिया करें। कोई ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए ताकि गर्मी की जो हिद्दत है उसमें नहीं वो हम ये करते हैं कि 12 जब पहली इनिंग खत्म होती है ना, तो उसके बाद हम तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा रखते हैं, वगैरह खाने के बाद दोबारा शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 3 साढ़े 3 शुरू करते हैं और आराम से, जो कि आजकल मतलब 7 बजे होती है, तो उससे पहले हमारा मैच खत्म हो जाता है। मैं और जी माने को भी दाद देता हूँ कि वो भी गर्मी में हफ्ता इतवार दोनों मैच खेलते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात ये ता वक्ते कि किसी बच्चे को कोई खुदा ना खासा ऐसा एहतमाल ना हो कि उसे गर्मी लग जाए या हीट स्ट्रोक हो जाए, इसका जरा ख्याल रखा करें। जो वक्फा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे सारे टेस्ट क्रिकेटर पहले लीग पूरी खेलते थे, वजीर लीग सब ये 45 टेम्परेचर में। जी जी। अब जो कि जरा नाजुक लड़के हो गए हैं तो जरा हालात बदल गए हैं, लेकिन मेरी बोर्ड से फिर भी रिक्वेस्ट है कि आज उनकी मीटिंग भी हो रही है कि वो कम से कम इस टूर्नामेंट को 15 सितंबर तक मुलतवी कर दे तो ज्यादा अच्छा है। अब बच्चों में वो जान नहीं है जो पहले। हाँ सुने, आप खुद खेली जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को ये मशवरा दे रहे हैं कि 15 सितंबर तक। नहीं वो हमारे तो फ्रेंडली मैच होते हैं ना, मैं तो देखे ना, जो एक फ्यूचर प्रोग्राम जो होता है ना, उसको कम से कम सीरियस लेना चाहिए। मेरे साहब, मैं बहुत जी कर चाहता है कि आपसे तवील गुफ्तगू की जाए, वो आइंदा किसी प्रोग्राम में रख छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम साहब। ये थे आईसीसी के साबिक अंपायर और मुस्लिम जिमखाना के सदर मियां मोहम्मद असलम। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।